सामयिक चर्चा के अंतर्गत प्रस्तुत है भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार अस्कंद पांडे से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता अदिति अग्रवाल। भारत के संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 के दिन हमें देश का संविधान सौंपा था। इस वर्ष भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम भारतवासियों ने 75 वर्ष पहले जिस संविधान को अपनाने की शपथ ली थी, आजादी के बाद से अब तक उसी संविधान ने हमें एक राष्ट्र के तौर पर एक सूत्र में पिरोकर रखा है। भारत जल्द ही 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये अवसर हमारे लिए कड़ी मेहनत से अर्जित की गई स्वतंत्रता के 77 गौरवशाली वर्षों का प्रतीक है। इस मौके पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार अस्कंद पांडे। सर, चर्चा में आपका स्वागत है। धन्यवाद। इस वर्ष 26 नवंबर को भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को आत्मार्पित किए हुए 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। आपके अनुसार भारत की स्वतंत्रता की यात्रा किस प्रकार अद्वितीय है? भारत की स्वतंत्रता की यात्रा निश्चित तौर पर अद्वितीय है। वास्तव में यह अकल्पनीय लगता है कि उस तात्कालिक स्वरूप का भारत, जो यद्यपि कि एक समय पर सोने की चिड़िया था, लेकिन अंग्रेजों की लूट खसोट की नीति के कारण आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी उतना शक्तिशाली नहीं रह गया था, उसके द्वारा एक अजेय वैश्विक शक्ति से लोहा लेकर के और स्वतंत्रता को प्राप्त कर पाना निश्चित तौर पर एक वैश्विक इतिहास में एक बिल्कुल अनूठा ही अध्याय है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का, भारत की प्रत्येक जाति का, भारत के प्रत्येक धर्म का, भारत के प्रत्येक राजनैतिक विचार वाले व्यक्ति का निश्चित तौर पर एक अद्वितीय योगदान रहा है और वह भारतवर्ष के इस स्वतंत्रता संग्राम को और इस यात्रा को एक अनूठा संग्राम और एक अनूठी यात्रा बनाता है। जी सर, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं और सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान को दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाते हैं? जो सबसे पहली विशेषता है भारतीय संविधान की, वह यह है कि यह एक अत्यंत ही विस्तृत संविधान है। लेकिन केवल इसका विस्तृत होना मात्र ही इसकी एक विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान भारत की जन आकांक्षाओं का दस्तावेज है। न केवल ये एक राजनैतिक दस्तावेज है, बल्कि यह एक सामाजिक और विधिक दस्तावेज भी है। भारत का संविधान न केवल राज्य की राजनैतिक संरचना, राज्य के विभिन्न अंगों के कार्य, शक्तियां और उनके अंतर संबंधों के विषय में प्रावधान करता है, बल्कि यह राज्य और व्यक्ति के जो अंतर संबंध हैं उनके विषय में भी बहुत विस्तृत प्रावधान करता है और निश्चित तौर पर यह भारतीय संविधान की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। जी सर, आपके अनुसार भारतीय संविधान के ऐसे कौन से प्रावधान हैं जो इसे देश और दुनिया में अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रमों का सामना करने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं? भारतीय संविधान में और विशेष तौर पर भारतीय संविधान के भाग 18 में, जिसको हम कहते हैं इमरजेंसी से संबंधित विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं, अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक। तो चाहे वह आंतरिक रूप से कोई इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं जब संवैधानिक शक्तियों को केंद्रीकृत रूप में एक्सरसाइज करने की आवश्यकता हो, या बाह्य खतरों से यदि इस प्रकार की कोई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो दोनों ही प्रकार की परिस्थितियों से पार पाने के लिए निश्चित तौर पर भारतीय संविधान में पर्याप्त प्रावधान प्रारंभ से ही रखे गए हैं। जी, क्या आप भारत के स्वतंत्र संग्राम के कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डाल सकते हैं जिन्होंने भारत की नियति बदलने में मदद की? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने निश्चित तौर पर भारत के लोगों की इस आकांक्षा को बहुत बल दिया कि उन्हें एक स्वतंत्र राज्य के नागरिक के रूप में सांस लेने का अधिकार है। लेकिन 3 और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे बिंदु हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पटल पर उदय होने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो आंदोलन
आंदोलन हुआ जिसको हम असहयोग आंदोलन कहते हैं, सितंबर 1920 का आंदोलन। फिर 1930 में जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में 80 के आसपास लोगों ने, जिसको हम दांडी मार्च कहते हैं, वह दांडी मार्च किया था साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक। और एक प्रतीकात्मक रूप से गांधी जी ने नमक बना करके अंग्रेजों के उस नमक बनाने के विरुद्ध जो कानून था उस कानून को तोड़ा था। निश्चित तौर पर इसका जो संदेश था साम्राज्यवादी शक्तियों को कि किस प्रकार से इन काले कानूनों को भारत की जनता नहीं मानते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह भारत छोड़ो आंदोलन का है, जो 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस आंदोलन का श्री गणेश और प्रारंभ 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया और 5 वर्षों के भीतर ही भारतवर्ष को स्वतंत्रता 1947 में प्राप्त हो गई थी। जी, अक्सर मीडिया में हम सुनते और पढ़ते हैं कि भारत का संविधान खतरे में है। एक संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? भारत का संविधान एक ऐसा अनूठा राजनैतिक, सामाजिक और विधिक दस्तावेज है जिसके विषय में मेरे विचार में यह कभी भी नहीं कहा जा सकता कि यह खतरे में है। उसका कारण हमारा संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास है, और जो सबसे प्रमुख संवैधानिक संस्था भारतवर्ष की है वह भारत की न्यायपालिका है, जो पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र अंग है। और जिन संवैधानिक मूल्यों को हम संविधान के विभिन्न भागों में पाते हैं, चाहे वह भाग 3 हो जो मूल अधिकारों की बात करता है, चाहे वह भाग 4 हो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है, या भाग 4 क हो जो हमारे मूल कर्तव्यों की बात करता है, निश्चित तौर पर यह समुच्चय उस खतरे से निपटने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जी, हाल ही के दिनों में संविधान को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? संविधान को मजबूत करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मेरी समझ से है वो ये है कि विधायिका में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करना, जिससे उनकी अपनी आवाज देश की सबसे बड़ी पंचायत में और राज्यों की जो विधायिकाएं हैं उनमें सुनी जा सकेगी। आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र के सबसे काले दिनों की तरह याद किया जाता है। संवैधानिक विशेषज्ञ के रूप में आपके अनुसार भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम काल कौन सा रहा है? भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम काल या किसी भी लोकतंत्र का स्वर्णिम काल वही होगा जब संविधान द्वारा प्रदत्त जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं उन सभी स्वतंत्रताओं का एक सामूहिक रूप में हम उपयोग कर सकें, हम उनका आनंद उठा सकें। तो निश्चित तौर पर उस छोटे से काल को छोड़ करके जब भारतवर्ष में आपातकाल लागू किया गया था और सामान्य जन के बहुत सारे अधिकारों को कुचला गया था, उसको छोड़ करके मेरे विचार में हमारे संवैधानिक इतिहास का पूरा काल जब हम अपनी सारी मूल स्वतंत्रताओं का, मूल अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम हैं, निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा काल जो है वह स्वर्णिम काल है। जी, हमारा देश आजादी के 77 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए संविधान के क्या मायने हैं? हमारे संविधान की यह विशेषता है कि वह पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति के लिए और पंक्ति में खड़े पहले व्यक्ति के बीच में कोई विभेद नहीं करता। हमारा संविधान अपने आमुख में ही इस बात का उल्लेख करता है कि कैसे इस संविधान का उद्देश्य आपस में भाईचारे को बढ़ाना है, कैसे इस संविधान का उद्देश्य जो सामाजिक असमानता है, जो आर्थिक असमानता है, जो राजनैतिक असमानता है, उन सारी असमानताओं को पाटना है, उनसे पार पाना है। तो निश्चित तौर पर जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है वो कहीं न कहीं इन सारी असमानताओं का शिकार है, और इन सारी असमानताओं से तभी जूझा जा सकता है जब संविधान की जो मूल भावना है उसके अनुसार राज्य के सभी अंग और इस देश के सभी लोग कार्य करें। जी, भारत के संविधान को मजबूती देने के लिए देश की वर्तमान और भावी पीढ़ी के क्या दायित्व हैं? सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हमको अपने संवैधानिक मूल्यों को समझना होगा। न केवल जो हमारे मूल अधिकार हैं उनके प्रावधानों, बल्कि जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उन प्रावधानों को भी आत्मसात भी करना होगा। तो आज युवा पीढ़ी को, युवाओं को संविधान के मूल्य को आत्मसात करने की आवश्यकता है।
जी, डॉक्टर पांडे आकाशवाणी से भारत के संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के विषय पर हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सामयिक चर्चा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कुमार अस्कंद पांडे से खास बातचीत। वार्ताकार थी आकाशवाणी संवाददाता अदिति अग्रवाल।